नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए कल जो मैं जहाँ तक मैंने बात की थी उसके आगे आज मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो आप कल जो आपका चैप्टर पहला हमने आपको बता रखा है, चैप्टर पहला चलेगा, लाइट ही चल रही है आपकी, उसका कौन सा वीडियो, ये पार्ट दूसरा है। तो पार्ट दूसरा हम लेके आए हैं। कल हमने जो की थी, कल हमने आपकी बात ये यहाँ तक पहुँच गई थी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की घटनाएं दो बताई थी, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। सही है। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। इसमें और भी थोड़ी सी दो पॉइंट आते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन की विभिन्न स्थितियां। तो प्रकाश के अपवर्तन की विभिन्न स्थिति कैसी होती, देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला होता बेटा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। मतलब कोई प्रकाश किरण है, अब देखो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखो, ये हमने रख दिया, ये लो, ठीक है। हमने समझ रहे हैं कि माना कोई प्रकाश किरण है बेटा, कहाँ से, ऊपर से आ रही। आपको पता होगा जो प्रकाश किरण आती है कहीं से, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित प्रकाश किरण। वेरी गुड। जो यहाँ पर बीच वाली लाइन होती है और उस पर ये 90 अंश का जो कोण बनाता है बीच में, उसे क्या बोलते हैं, अविलंब। इतना याद होगा, सही है बेटा। तो जो आपतित प्रकाश किरण आती है टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, इस घटना को तो हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम उनकी कंडीशनों की बात करते हैं। जब जब प्रकाश किरण बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहाँ जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, पहली कंडीशन। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो याद रखना, जैसे ही प्रकाश किरण, देखो ऐसा होता है, रीजन क्या है, देखो जैसे प्रकाश किरण यहाँ चली, जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से जैसे यहाँ विरल माध्यम में एंट्री हुई, ठीक, यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद इसका जो एंगल होता है, ये क्या है बेटा, एंगल, एंगल है। जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है, वैसे ही इसका एंगल चेंज हो जाता है। यानी अब ऊपर ये जो कोण बनता है, ये क्या होता है बेटा, आपतन कोण होता है। और जो नीचे कोण बनता है, ये हमारा कौन होता है, अपवर्तन कोण होता है। और हमेशा ये दोनों कोण किसके साथ बनते हैं, अविलंब के साथ बनते, बता रखा। तो जब ऊपर आपतन कोण का मान जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण, जो विरल माध्यम का जो कोण होता है, वो आपतन कोण से बड़ा होता है, इतना याद रख लो। यानी इस विरल माध्यम का जो एंगल होता है वो आपतन कोण से कैसा होता है बेटा, बड़ा कैसा होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, एंगल बड़ा होगा। और एंगल जब बड़ा होगा तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो क्या नाम है इसका, अपवर्तित किरण। ये जो अपवर्तित किरण है बेटा, ये जो हमारे इस अवलंब से कैसी हटेगी, दूर हटेगी, पास आएगी, दूर हटेगी। क्योंकि ये जो प्रकाश किरण अवलंब से जितनी ज्यादा दूर हटेगी उतना ही तो ये आपका कोण बड़ा होगा। वेरी गुड। तो ये कोण बड़ा कब होगा, जब प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाएगी। बस यही आपका रीजन है। क्या रीजन है, जो हमने आपको अभी बताया। यानी क्या बताया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अतः प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट जाती है। तो याद रहेगा, ये याद रखना, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये याद रखना। पॉइंट में भी बहुत इसके बहुत ही यूजेज होंगे, ठीक है बेटा, भूल मत जाना। इसके अभी बहुत कुछ तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। रीजन समझ में आया, क्योंकि प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, आने से स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और सॉरी इंक्रीज हो जाती है। मेन मेन मतलब ये है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो अपवर्तन कोण से छोटा होता है, यानी अपवर्तन कोण का बड़ा होता है। और कोण बड़ा तभी होगा जब प्रकाश कण अविलंब से जितनी ज्यादा दूर हटेगी उतना ही तो कोण बड़ा होगा, ठीक है। इतना याद रहेगा, ओके। इतना अगर याद रहेगा तो अभी बहुत सारी बातें समझ में आएगी। अभी हमने बता रहे थे बेटा, जब प्रकाश कण कहाँ जाती है, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है। यदि हम उसका उल्टा कर दें, अब की बार हम कर दें, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, आप भी बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या कर दो बेटा, उल्टा कर दो। कैसे, देखो, जैसे हमने अभी हल आपको समझाया था वैसे ही आपको उल्टा करना है। अभी हाल हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था, अभी हाल हमने आपको बस समझाया था। देखो ये रही आपकी, ये कौन सी किरण है, ये आपकी आपतित प्रकाश किरण है। ये यहाँ से प्रकाश किरण चलती है सघन माध्यम से, नहीं सॉरी यहाँ पर गलत, सघन है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सघन, ये ठीक है। ये पीछे वाले पेज के आ रहे हैं, इसमें शो कर आ गई। ये हमारा कौन सा है, विरल, कौन सा बेटा, विरल, ठीक है। पीछे वाले पेज के शो कर आ जाते हैं,
ठीक है, ये आपका रहा सघन और ये आपका कौन सा रहा, विरल। ठीक है, तो ये दो आपकी सघन और विरल माध्यम हो गई। तो ये जो प्रकाश कण, आपतित प्रकाश कण बेटा जैसे ही चलती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है। हमने आपको अभी हाल समझाया था कि जो विरल माध्यम होता है उसका एंगल होता है बड़ा और सघन माध्यम का जो एंगल होता है छोटा। तो ये वाला अगर ये वाला एंगल बड़ा होगा, देखना बेटा ये वाला एंगल बड़ा होगा, और जैसे ही प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करी तो विरल माध्यम का एंगल बड़ा। अब इससे छोटा करोगे तो इससे छोटा यदि एंगल होगा तो ये प्रकाश कण दूर हटेगी कि पास आएगी, कहाँ आएगी, पास आएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपने सही बताया बेटा। यानी जब प्रकाश कण, जब ये विरल माध्यम का एंगल यदि बड़ा होगा तो आप विरल माध्यम का एंगल बड़ा होगा तो ये जैसे ही सघन माध्यम प्रवेश करेगी, सघन माध्यम का एंगल छोटा होना चाहिए। छोटा होने के एक ही रीजन है कि ये प्रकाश कण अवलंब की ओर झुक जाती है। बस यही आपका रीजन हमने क्या बताया, देखो आ गया। बस इतना आपका कंक्लूजन याद रखना बेटा कि जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश कण अवलंब की ओर झुक जाती है। क्या याद रखना है, सघन में क्या था, सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इतना याद रहेगा। क्या बताया हमने, अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्रांतिक कोण। किसकी बात करते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण देखो क्या होता है, पहले समझ लो, फिर हम परिभाषा सब कुछ मस्त एकदम पहले समझ लो ध्यान से। देखो अच्छा, अब आप कुल चीजें समझने लगे होंगे, हमने आप कुल चीज बता रखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। याद है, हाँ सबको याद है, वेरी गुड। आपको याद है कि प्रकाश कण कहाँ जा रही है, आपको याद है प्रकाश कण कहाँ जा रही है बेटा, प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हाँ ठीक है, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो जैसे ही प्रकाश कण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आप अभी हाल आपको याद होगा, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। सही है, क्यों हट जाती है, क्योंकि सघन माध्यम का जो कोण होता है वो विरल माध्यम कोण से छोटा होता है। अब देखो, अगर हम इस सघन माध्यम के कोण को धीरे धीरे बढ़ाएं, इस सघन माध्यम कोण को कैसे बढ़ाएं, धीरे धीरे। अगर हम सघन माध्यम के कोण को धीरे धीरे बढ़ाएं तो ये वाला कोण क्या होगा बेटा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, और इसको, ये जो सघन माध्यम का कोण है, इस कोण को हम इतना बढ़ा, इस सघन माध्यम का जो कोण है यानी इस कोण को हम इतना बढ़ा दें कि ये जो प्रकाश किरण है यानी अपवर्तित, ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण यहाँ ना होकर के इस पर आ जाए। कहाँ आ जाए, इस पर। देखो ब्लू कलर से दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो जाए, यानी ये हमारी कौन सी किरण हो जाए, अपवर्तित। ठीक है, कौन सी किरण हो जाए बेटा, अपवर्तित। सही है, ये हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। जब ये यहाँ पर आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी तो अगर हम आपसे पूछे ये कितने अंश का कोण बनेगा तो आप कहेंगे सर जी ये वाला कोण 90 अंश का बनेगा। कहाँ, कौन, किस माध्यम का कोण है, तो आंसर आएगा विरल माध्यम का। यानी विरल माध्यम का कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। जब विरल माध्यम का कोण 90 अंश का बन जाएगा तो सघन माध्यम में जो कोण बनेगा, तो सघन माध्यम में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा, क्रांतिक कोण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई सी या सी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझे, बिल्कुल सिंपल तरीका था। फिर देख लो फिर एक बार देख लो, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अवलंब से दूर हट जाती, पता है। अब बेटा यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण को बढ़ाने लगे, क्या करने लगे, बढ़ाने लगे, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाने लगे। इसको जब बढ़ाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा। ये जो प्रकाश कण है पहले यहाँ है, अब ये यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जब ये प्रकाश कण धीरे धीरे बढ़ेगी, हमने इसको इतना बढ़ाया कि ये प्रकाश कण इसके ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई, इसके बीच वाले के। अर्थात यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। तो सघन माध्यम में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो सघन माध्यम में जो आपका कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसे आई सी या सी से प्रदर्शित करते। अब तो समझ में आया होगा हमें लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देख लो परिभाषा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को इतना बढ़ाएं कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आई सी या सी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात याद रहेगी बेटा, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक, आगे चले। अब इसी से रिलेटेड एक और होता है बेटा, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखो
जब आपतन कोण का मान किसी कारणवश आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में आने लगती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब आपतन कोण, सिंपल सा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो इसको चित्त की सहायता समझते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो पूर्णांतिक परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन को हम इधर पीछे वाले फिगर से देख लो। देखो जैसे मान लो, जैसे अभी हाल हमने आपको बताया कि ये हमारा आपतन क्रांतिक कोण समझ गए, क्रांतिक कोण बन गया, ठीक, ओके। जब क्रांतिक कोण आपका बन गया, अब देखो जैसे मान लो कारणवश मान लो अभी ये नॉर्मल है, नॉर्मल में जब प्रकाश का वर्तन है तब ये कोण हमारा था बेटा 100 अंश का। कितने अंश का था? 100 अंश का। एग्जाम तो समझा रही। तब ये कोण हमारा कितने अंश का था? 100 अंश का था। जब हमने इसको क्रांतिक कोण बनाया, इस प्रकाश किरण को यहाँ पर पहुंचाया, तब ये कोण हमारा बन गया 80 अंश का। तब ये हमारा कितने अंश का बन गया? 80 अंश का बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। हाँ अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना है? 100 अंश, और क्रांतिक कोण का मान कितना है? 80 अंश। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। जब ये ऐसी कंडीशन बनती है तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब ये प्रकाश कण पहले यहाँ थी, ऐसा समझा रहे, जैसे मान लो ये ऐसी थी, ठीक, जब ये ऐसी थी तब हमारा कोण कितने अंश का था? 100 अंश का। तो जब ये वाला एंगल बेटा 100 से 80 का होगा तो ये प्रकाश कण कम होगी, क्योंकि अभी एंगल ज्यादा का बन रहा है। तो जब ये प्रकाश कण इसको यहाँ से उठा करके हम कहाँ लाएंगे? यहाँ पर लाएंगे, यहाँ लाएंगे, और यहाँ लाएंगे तब ये कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। और 90 अंश का जब कोण बनेगा तो ये कोण थोड़ा छोटा हो गया, कितना बन गया? 80। तो बस यही सिचुएशन, इतनी समझ में आई? बिल्कुल सिंपल तरीका से, जब आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश कण वापस उसी माध्यम में आने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम होते, कौन कौन से नियम है जिसके अनुसार हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 नियम है, बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला नियम याद रखना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अभी हाल हमने आपको समझा रखा है कि बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसे हो? देखो अभी हाल समझाया था। तो पहला ये नियम हो गया बेटा कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होने तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक, अगली बात करते हैं दूसरा नियम है जब प्रकाश किरण हमेशा, जो भी प्रकाश किरण कहाँ जानी चाहिए बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? आपको पता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी तो प्रकाश किरण अवलंब से दूर हटती है, और जब सघन से विरल में जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी, तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा विरल में। अगर उल्टा कर दोगे तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नंबर 2, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, उत्क्रमणीय रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उत्क्रमणीय सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा बेटा। इसका मतलब होता है कोई चीज इधर से उधर जाए और उधर से इधर आए, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। देख लो कैसे। जब प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम से, हमने आपको कल सबसे पहला बताया रखा था, हमने कहा था याद रखना स्नेल का नियम क्या था बेटा? साइन आई बटे साइन आर बराबर नीतांक, या कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, कह सकते हैं। वेरी गुड, इसे हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसे स्नेल के नियम कहते हैं। ठीक, देखो रिवर्सिबल, अब तो चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये देखो चित्र के द्वारा समझाते हैं, क्या समझाते हैं अभी हाल हमने बताया। जैसे मान लो ये आपका कोई छोटा सा स्ट्रक्चर, ये हमने ले लिया कलर। मान लो ये आपका कौन सा है? ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब देखो स्नेल के नियम से पता है जब प्रकाश कण कहाँ जाती है? जब प्रकाश कण एक माध्यम 1 से 2 मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ठीक, अभी आपकी दूसरी सिचुएशन जो आएगी उसमें क्या होगा? प्रकाश कण 2 से कहाँ जाएगी?
पहले में, इसे ये हो गया उत्क्रमणी। बता हमने क्या बता रहा, उत्क्रमणी का क्या मतलब होता है बेटा, उत्क्रमणी का मतलब होता है कि कोई चीज है, उत्क्रमणी का क्या मतलब होता है, हमने आपको बता रखा उत्क्रमणी का क्या मतलब होता है। उत्क्रमणी का मतलब होता है कि कोई चीज है वो आपकी कहाँ होनी चाहिए, दोनों तरफ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए बेटा, दोनों तरफ, अर्थात ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणी। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, अगर हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। तो इतना आपको पता है कि जब प्रकाश कण ऊपर से नीचे आ गई तो पहला, और नीचे से ऊपर चली गई तो दूसरा, यानी ज्यादा हो गया। देखो ऊपर से नीचे आई यानी जब प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है। दूसरे में क्या बताया, जब प्रकाश कण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है। ये हो गया प्रकाश का उत्क्रमणी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप समझते हैं, चित्त याद रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने क्या बताया, तो वहां पर लिखा था जब प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। फिर देख लो एक बार, फिर जब प्रकाश कण पहले से, देखो पहले से दूसरे में आ रही है, जब प्रकाश कण पहले से दूसरे में आ रही है तो एन, वैसे स्नेल के नियम में एन लगाते हैं। एन की जगह क्या लगाएंगे, पहले से दूसरे में आ रही 1 and 2, यानी प्रकाश कण कहाँ जा रही है, पहले से दूसरे में आ रही है, हमने लगा दिया 1 and 2। तो 1 and 2 बराबर स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर कह सकते हैं। अब अगर बेटा इसी को हम कहते हैं जब प्रकाश कण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम क्या कहेगा, इसको पलट दो। अभी था 1 and 2, अब पलट दोगी तो क्या बन जाएगा, हमने क्या बताया, अभी है आपका 1 and 2 और अब क्या बन गया 2n1, तो ये बन गया 2n1। अब जब बेटा ऊपर से नीचे आओगे तो साइन आई बटे साइन आर था, अब इसे पलटना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे तो क्या बनेगा, साइन आर बटे साइन आई। समीकरण एक हुआ 2 से, तो समीकरण एक को दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 1 and 2, ये बन गया इंटू 2n1 बराबर, ये क्या बन गया ऊपर साइन आई बटे साइन आर इंटू, इसे पलट दिया तो ये साइन आई साइन आर बटे साइन आई बन गया। क्या बन गया बेटा, साइन आई बटे साइन आर बन गया। अब देखो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, कट गया। तो ये सब कुछ जब कट गया तो कटने के बाद कितना बचेगा, एक। कितना बचेगा बेटा, एक। ठीक है, अच्छा इस एक और बात समझ लो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि किस के यहाँ पर उन्होंने कहा एक है, किसी ने कहा सॉरी 1 से 2 में जा रही 2n1। अब ये जब आएगा ना वर्कल तब तुम सही तरह समझाएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बन गया 1 and 2, अब यहाँ हमने बताया था। हाँ देखो जब सब कुछ कट गया तो बन गया 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर क्या बन गया बेटा, एक। क्या बन गया, एक, यानी 1 and 2 बराबर 1 अपॉन, अब देखो 1 and 2 बराबर इस 2n1 का हमने उस तरफ भाग दे दिया तो ये बन गया 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2n1। ये आपका न्यूमेरिकल बहुत काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत इसका योगदान है, यानी 2n1 बराबर 1 अपॉन 2n1 कैसे आएगा, देखो जैसे मान लो सवाल किसी ने आपसे कहा कि जब प्रकाश किरण वायु से प्रकाश में जा रही, ध्यान समझना कि प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही, कहाँ से, वायु से जल में, प्रकाश किरण आपकी वायु से जल में जा रही है। यदि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जो है, कोई प्रकाश है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, और उल्टा पूछ दे जल के सापेक्ष वायु का, क्या पूछ दे, जल के सापेक्ष वायु का यानी सिंपल समझाएं कि गिलास के सापेक्ष लोटा का दिया हो और लोटा के सापेक्ष गिलास का पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसा कर देंगे बेटा, उल्टा कर देंगे, यानी 1 and 2 बराबर 1 and 2 की जगह पलट देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2n1। ना याद रहेगा, पलट देंगे। आगे चलते हैं, तो अगला आपका है, अब देखो जैसे अभी हमने समझाया था बेटा, हमने मान लिया एक, यदि एक की जगह हमने ले लिया, यदि एक जो था, एक की जगह हमने क्या ले लिया, वायु, एक जो था उसकी जगह हमने क्या ले लिया, वायु, तो एक की जगह हमने वायु ले लिया। ठीक, एक की जगह हमने क्या ले लिया, वायु ले लिया, और यहाँ पर एक की जगह वायु ले लिया, यहाँ जो दो था, दो की जगह हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। सही है, हमने एक की जगह वायु ले लिया, दो की जगह जल ले लिया। तो यहाँ से जब फॉर्मूला बनाएंगे, देखो यहाँ क्या लगे, ए एन डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन WN बन गया। अगर इसको हिंदी में पूछा कोई बेटा, मतलब क्लियर अगर एक्सप्लेन करना चाहे, याद रखना तो ऐसे करके याद रखें, कैसे, देखो ए एन डब्ल्यू, तो ए एन डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन WN, यानी इसका ए एन डब्ल्यू का मतलब हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, और इसे पलट दो 1 बटे, तो ये इसका मतलब हो गया जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे बहुत सारे चीज। जी चलो
प्रकाश के मिश्रित क्रम में, प्रकाश यानी प्रकाश के मिश्रित जो प्रकाश होता है उसका मिश्रित क्रम होगा डेरिवेशन। ये थोड़ा सा बड़ी क्लास में है, अगर आपको मन हो, अगर आपका ना समझ में तो बता देना, हम डेरिवेशन भी करा देंगे अगले वीडियो में। जैसे मान लो क्या होता है, सिंपल सा याद रखना है। जैसे मान लो 3n1 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 3n1, सॉरी 3n2, यहाँ पर लिखा है 3n2, तो 3n2 लिखा है। अब किसी ने इसका अपर्णांक पूछा तो 3n2 याद रखना है बस, जो चीज़ लास्ट में होगी उसको ऊपर और जो पहले होगी वो नीचे, यानी 3n2 बराबर, अब लास्ट में कितना लिखा, 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और 2 और 3 है, इसमें कौन सी चीज़ मिस है, 1, तो यहाँ आ गया 1n2 बटे 1n3। बिल्कुल सिंपल तरीका से याद रखेंगे, जो चीज़ लास्ट में वो चीज़ ऊपर, जो पहले वो नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब इसमें ये भी वीडियो आपका सही से सभी लोग फेयर कॉपी बनाएंगे और हमें फेयर कॉपी की स्क्रीनशॉट इस ग्रुप पर शेयर करेंगे और हमें दिखाएंगे, सभी लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, और काम आप लोग, हमें सूचना मिली है कि आप लोग काम नहीं करते, बस टीचर अकेला मेहनत कर रहा है। मालूम होगा आप लोगों को कितनी मेहनत पड़ती है, पहले टाइप करो फिर ये करो, है काम नहीं करो फिर पिटाई होगी अभी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज्ञा लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, और ये रहा आपका कोटेशन। ठीक है, इसे एक साथ ही हम आज्ञा लेते हैं और घर पर रहें, खुश रहें, खुला रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहें, नहीं करते ओके, गुड बाय।